जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, English का जल्दी और jeera sip, English का जल्दी और jeera sip. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया को 5 मैच की सीरीज में जो है वो झटका लगा है। पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई है, अब बारी दूसरे टेस्ट मैच की। हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त है, मगर वहां के जो आंकड़े हैं वो टीम इंडिया को थोड़ा सा और डरा रहे हैं, क्योंकि एजबेस्टन में टीम इंडिया ने कभी जीत हासिल की ही नहीं है। तो 58 साल का जो इंतजार है, जो कपिल नहीं कर पाए, धोनी नहीं कर पाए, विराट नहीं कर पाए, बुमराह ने भी एक मैच में वहाँ कप्तानी की है, वो नहीं कर पाए, वो करने का जिम्मा जो है ना वो शुभमन गिल के कंधों पर आ गया, जो एक टेस्ट पुराने हैं। साथ में क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो 2 तारीख से ही लागू होंगे। जब से टीम इंडिया को टेस्ट मैच खेलना है तब से ही जो है ये नियम भी लागू हो जाएंगे, तो उन नियमों के बारे में भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले एजबेस्टन टेस्ट से जुड़े कुछ बातें, कुछ आंकड़े आपको बताते हैं कि टीम इंडिया का हिस्टोरिकली यहाँ पर प्रदर्शन कैसा रहा है और जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था उसमें हुआ भी क्या था। सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट 1 दिखा दें। 5 टेस्ट की सीरीज में टीम इंडिया जो है वो 0-1 से पीछे हो गई है, क्योंकि हेडिंग्ले टेस्ट में हार मिली। हेडिंग्ले टेस्ट में टीम इंडिया 5 विकेट से हार गई थी। एजबेस्टन में 2 जुलाई से जो है वो दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। एजबेस्टन में भारत ने अभी तक 8 टेस्ट मैचेस खेले, 7 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था और टीम इंडिया ने कोई भी टेस्ट मैच यहां पर जीता नहीं है। सर, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो आंकड़े हमारे सामने, वो भी झूठ नहीं बोलते, वो भी नतीजों की तरह होते हैं कि भाई या तो इस तरफ या उस तरफ। तो ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा और डरा रहे हैं। ये आंकड़ों पर गौर टीम इंडिया को नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए आंख मूंद लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये आंकड़े भी उन्हीं में से एक हैं कि अब आप जिस तरीके की सिचुएशन में खड़े हो, आप नहीं चाहते कि आप अभी एक 0-1 से पीछे हो, फिर आप 0-2 से हो जाओ, फिर आपके ऊपर ये आ जाए कि अब करो या मरो की स्थिति है। अब आपको तीनों मैच जीतने हैं, आप वो स्थिति नहीं चाहोगे अपने साथ। तो आंकड़े जो हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें और अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा भरोसा करें। यही इंडियन टीम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो यही है। बिल्कुल, सेकंड बेस्ट पॉसिबल अगर कुछ है अब इस सीरीज में। पहला मैच जिस तरह से गंवाया भारतीय टीम ने, और फिर अगर इस आंकड़े से घबरा रही है भारतीय टीम, तो फिर घबराने के लिए तो ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब आप 5 सेंचुरी लगा के हार गए। बिल्कुल। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आप अपने घर में न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए। तो डराने के लिए सिर्फ एजबेस्टन के रिकॉर्ड नहीं है, डराने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप उस डर से, वो कोई विज्ञापन है ना जो कहता है कि डर के आगे जीत है, तो आप उस डर से कैसे निकलेंगे, उसका सबसे सीधा मूल मंत्र यही है कि आप अपना जो बेसिक्स है, टेस्ट क्रिकेट के बेसिक्स होते हैं। वनडे और T20 में फिर भी आप लप्पे में जीत जाते हैं 1-2 मैचेस। टेस्ट क्रिकेट में बहुत रेयर ऐसा होता है कुणाल कि आप लगातार अच्छा खेलें, जैसा इस मैच में लोग कह रहे हैं ना कि भारतीय टीम 4 दिन तक डोमिनेट कर रही थी। अरे कहां कर रही थी भाई? लगातार कैचेस आप छोड़ रहे हैं, आपके प्लेयर्स 25 रन के भीतर 6-6 विकेट गिर जा रहे हैं, 30 रन में 6-6 विकेट गिर जा रहे हैं। तो आप डोमिनेट नहीं कर रहे थे, आप अच्छे लग रहे थे, आप सुंदर लग रहे थे, क्योंकि आपके पास 5 शतक थे। अगर वो 5 शतक आप हटा देते तो फिर क्या हालत होती, मतलब उस पर तो सोचना ही बेकार है। तो मुझे लगता है कि शायद जो आपने कहा, बॉटम लाइन यही है कि टीम में कम से कम वो जिस बात का डर था, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, क्या होगा, हाय राम क्या होने जा रहा है, वो डर नहीं दिखाई दिया। उसी को मेंटेन करना है और बेसिक्स पर काम करना है। आपको अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा और एक बार फिर शुभमन गिल को अपने पूर्ववर्ती कप्तानों की तरह, यानी उन कप्तानों की तरह जिन्होंने लगातार अपने टेल एंडर्स को बताया कि ठीक है, आपका प्राइमरली काम बॉलिंग करना है, टीम में आपकी जगह बॉलिंग से बनेगी, बैटिंग से नहीं बनेगी। बावजूद इसके आप अपना विकेट किसी को गिफ्ट करके नहीं आएंगे कि लीजिए ये मेरा विकेट है, आप ले लीजिए। आपको वहां क्रीज पर खड़े होना है। 1 सेकंड के लिए आप सोचकर देखिए कि अगर वो जो 25 रन या 30 रन में 5-6 विकेट गिरे, वहां पर अगर एक भी बल्लेबाज ने 12-15 रन बनाए होते तो 5 रन तो दूसरे छोर से भी बनते ना। तो आपके पास स्कोर बोर्ड पे वो जो शुभमन गिल का एक मैजिकल फिगर है कि हम 430 रन का आंकड़ा देना चाहते थे, जो हम दे नहीं पाए। हम दे क्या पाए 371, यानी 30 रन इधर और 30 रन इधर। 60 रन ही तो बनने थे, वो 60 रन बन सकते थे, बनाए जा सकते थे। अब उस पर मेहनत करनी है। बिल्कुल जी, मेहनत बहुत करनी है। हालांकि ऑफ डे था इंडियन टीम का, ट्रेनिंग जो है वो जल्दी, मेरे ख्याल से कल से ट्रेनिंग भी जो है वो टीम इंडिया की वहां पर शुरू हो जाएगी। बर्मिंघम एजबेस्टन का ग्राउंड है। 1967 स्पोर्ट्स अपडेट 2 दिखा दे। 1967 में टीम इंडिया ने एजबेस्टन में पहला टेस्ट मैच खेला था। 58 साल हो गए, उसके बाद से अभी तक जीत जो है वो नहीं मिली है। 1986 में ड्रॉ करवाने में टीम कामयाब रही थी, 1 टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ। 2022 में टेस्ट मैच जो आखिरी बार यहां पर खेला गया था
वो रोहित शर्मा उस समय कोविड हो गया था शायद उनको, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि बुमराह ने उसमें कैप्टनसी की थी और ये उससे पहले हम सीरीज में 2-1 से आगे चल रहे थे, फिर वो 2-2 से सीरीज बराबर हो गई। उस टेस्ट मैच में टीम इंडिया हारी थी कुछ उसी पैटर्न पे जैसे हम हेडिंगले में हारे। 416 रन पहले टीम इंडिया ने बनाए और उसके आखिरी में 378 रन का कुछ टारगेट जो है वो यहाँ पर इंग्लैंड को दिया था, जो उन्होंने चेज कर मारा। वही कंडीशन थी कि आपसे रन बने थे। ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई थी, जडेजा ने सेंचुरी लगाई थी, आपसे रन बने थे, मगर आप 20 विकेट नहीं ले पाए थे। तेज गेंदबाजों को जो है ये पिच रास आ जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। और उस टेस्ट मैच के अंदर बुमराह, शमी, सिराज तीनों थे और बुमराह ने जोर भी पूरा लगाया था, मगर वो टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई थी। अब उनको भुलाकर, उस याद को भुलाकर उसी मैदान पर दोबारा से उतरना है। और कुछ बेसिक्स जो है ना, जैसे अभी आप सर भी बात कर रहे थे, इनके साथ में एक चीज़ जो है, जो बार बार हर कोई कहता है और जो बहुत टेस्ट मैच का सबसे बड़ा बेसिक है, कि आपको 20 विकेट लेने हैं। आपको वो रास्ता ढूंढना है कि आप 20 विकेट ले सको। अगर आप वो नहीं ले सकोगे तो आप रन बनाते जाइए, शतक बनाते जाइए, आप मैचेस हार सकते हो और हारोगे। ऐसा पहले मैच में भी देखने को मिला, दूसरे में ना मिले। शायद आपको कुछ टीम में बदलाव करने पड़ेंगे। टीम में बदलाव करने पड़े, उससे पहले अपनी मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब टेस्ट मैच में ऐसा भी बहुत कम होता है कुणाल कि किसी एक खिलाड़ी की वजह से आप पूरा मैच हार जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर अगर आप 11 में से 10 खिलाड़ी भी आपने सही चुने हैं ना, अब आपने बिल्कुल आंख मूंद के बहुत ही खराब टीम चुन ली हो तो बात अलग है। एक आध खिलाड़ी हेयर एंड देयर छिप जाता है और एक आध खिलाड़ी का हेयर एंड देयर ऑफ डे भी होता है। मतलब बुमराह अगर दूसरी पारी में विकेट नहीं ले पाए तो जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, अरे भाई क्या बुमराह ने कोई स्टैम्प पेपर पे साइन किया है क्या कि अब हर टेस्ट मैच में हर पारी में 5 विकेट मैं ही लूंगा, बाकी लोग भी ले, किसी को रोका तो नहीं था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वो माइंडसेट और ये मुद्दा इसलिए और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है बात करने के लिए, क्योंकि ये और किसी ने नहीं कहा था, ये गौतम गंभीर ने कहा था कि 1000 रन बनाकर भी आप जीत की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो अगर कोच को ये बात समझ में आ रही है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट आप कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले वो 5 गेंदबाज चुनने होंगे जिनमें 20 विकेट लेने की काबिलियत हो, आपको देख के लगे, जिसको आप कहते हैं ना प्राइमा फेसी, देखकर लगे कि हाँ ये ले सकते हैं। वो ले पाए ना ले पाए ये तो उस दिन की बात है, लेकिन आपको लगे तो। यहां तो जो हुआ वो आपने देखा कि पहली इनिंग में आपने किस तरह से रन बनवाए। एक समय पर इंग्लैंड की टीम भी 275 या 276 रन पे 5 विकेट खो चुकी थी। उसके बाद आपने रन बनवाए हैं और वही काम किया है पुछल्ले बल्लेबाजों ने, जो भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों ने नहीं किया। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको उस माइंडसेट को चेक करना पड़ेगा कि क्या एक टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या हमने वो पूरी की? सारे बॉक्सेस आप जब टिक करने बैठेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, हमने पूरी नहीं की, हमने खराब फील्डिंग की, हमारे पुछल्ले बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, हमने कैचेस ही नहीं छोड़े। कैचेस के अलावा हमने मिसफील्ड बहुत किया आउटफील्ड में। मतलब आप सोचिए कि शार्दुल ठाकुर के पास से बॉल निकल जाती है और शार्दुल ठाकुर लेटे रहते हैं और इसके लिए ऋषभ पंत को कहना पड़ता है रिकवर तो कर, यानी आप उठ के बॉल तो ले, भाई मुझसे छूट गई बॉल, चलिए क्रिकेट है, छूट जाती है, मैं उठूंगा दौड़ूंगा तो ना तुरंत के रोकूं। वो आराम से लेटे हुए हैं कि पीछे फील्डर है ना, वो आके दे जाएगा। इंटेंट, वो इंटेंट, वो जरूरत, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना हो तो उसके लिए कुछ मूलभूत चीजें होती है कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बाकी पेपर जब आएगा देखा जाएगा। वो पढ़ाई ठीक से करनी पड़ेगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है भी। बिल्कुल जी। और इस पढ़ाई के अंदर जो सबसे बड़ा चैप्टर जो अब हर कोई बात कर रहा है, हर कोई बात करना चाहता है, जसप्रीत बुमराह है, तो हम भी जसप्रीत बुमराह पे आ जाते हैं जी। बुमराह के पास एजवेस्टन में जो है ना एक रिकॉर्ड बनाने का मौका है। ग्राफिक्स दिखा दें, भारतीय रिकॉर्ड बनाने से वो 6 विकेट दूर है। एजवेस्टन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बनने का उनके पास मौका है। बुमराह ने एजवेस्टन में अभी एक टेस्ट मैच खेला जिसमें उन्होंने कैप्टनसी भी की थी, 5 विकेट लिए थे। चेतन शर्मा ने भी एक टेस्ट मैच वहां पर खेला, उसमें उन्होंने 10 विकेट लिए थे। तो वो रिकॉर्ड जो है चेतन शर्मा के नाम है, अगर 6 विकेट ले लेते हैं तो अपने नाम कर सकते हैं। चलिए जी, ये तो एक रिकॉर्ड की बात होगी, मगर इससे बड़ा सवाल जो है ना वो आकाश चोपड़ा उठा रहे हैं। हमने भी पहले उठाया था, अब आकाश चोपड़ा भी जो है ना उसको बड़ा अब बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है कि भाई मौका मिल गया अब बोलने का। पहले वो सवाल बता देते हैं, उसके बाद जो है उन सब चीज़ों पर भी आ जाएंगे। आकाश चोपड़ा का कोट प्लेट दिखाएं, क्या वो बोल रहे हैं, एक बार पूरे व्यूअर्स को बता देते हैं। वो बोल रहे हैं कि जी बुमराह इस सीरीज़ में 3 ही मैच खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको पब्लिसाइज करने की क्या ज़रूरत थी, इसको सीक्रेट क्यों नहीं रखा गया, हम तो अपनी टीम भी नहीं बताते, तो फिर इसको भी मत बताओ ना। जब हम अपनी प्लेइंग 11 का मैच से पहले ऐलान नहीं करते तो फिर बार बार ये क्यों बताना कि बुमराह कितने मैच खेलेंगे, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मतलब मुझे याद है कि दुनिया में जितनी टीमें क्रिकेट खेलती हैं
बड़ी टीम है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप इंग्लैंड की बात कर लें, आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, अमूमन ऐसा होता है कि वो मैच से एक रात पहले कम से कम 12 बता देते हैं। अगर प्लेइंग 11 नहीं बताते तो वो 12 बता देते हैं। हिंदुस्तान में मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूं 2004 से, 2004 से लेके और अब तक पहले कम से कम 15 साल, अब तो फिर भी कम से कम 12 नाम बता दिए जाते हैं कभी कभार। वरना तो सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, ये इस एरा में तो कभी बताया ही नहीं गया। टॉप सीक्रेट मतलब क्या तो कोई भारत सरकार के किसी मंत्रालय का कोई बहुत बड़ा मिशन उतना सीक्रेट नहीं रहता होगा जितना भारतीय टीम का प्लेइंग 11 सीक्रेट रखा जाता था। और ऐसा भी हुआ कि आपने कहा कि आशीष नेहरा कल का मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है, और अगले दिन आपने देखा कि आशीष नेहरा मैच खेल रहे हैं। तो मीडिया ने कहा, और ये पाकिस्तान का मामला है, मीडिया ने जाकर कहा कप्तान से कि भाई आप अगर बताते हैं, हम एजेंसी हैं, हम अगर रिलीज करते हैं कोई खबर तो वो अलग अलग बारों में छपती है। तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि हम आपकी खबर देखें या अपनी टीम देखें। अगर हमको सुबह ऐसा लगा कि आशीष नेहरा फिट है तो हमने खिला लिया। तो उस टीम को अगर ये इतना टॉप सीक्रेट रखने वाली टीम जो है जाने से पहले बता रही है कि 3 ही मैच खेलेंगे, मैच के बाद किसी ने नहीं पूछा बाद में जाए, मतलब मैच के बाद ही बता रही नहीं हम अड़े हुए हैं कि हम 3 ही खिलाएंगे जी उनको। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? इससे आप इंग्लिश टीम को कंफर्टेबल कर रहे हैं। इंग्लिश टीम भी तो सोचे चल रही होगी ना, जैसे क्या हुआ भाई, जो दूसरी इनिंग में आप देखिएगा बुमराह के खिलाफ कैसे बल्लेबाजी की इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों ने, उन्होंने उनका टाइम पास किया कि बुमराह को निकाल लो, बस खत्म बस। तो अगर हम 3 मैच ही खिला रहे हैं तो इसको बताने की क्या जरूरत थी? ये इसके पीछे का तर्क मुझे भी नहीं समझ में आया। समझ में आएगा तो जरूर साझा करेंगे। बिल्कुल, या तो बुमराह नहीं बोला होगा कि भाई मैं 3 खेलूंगा तो भी अपने पास ही रख लेते, बताने की जरूरत क्या थी? तो भी बताने की जरूरत नहीं थी, मतलब या उनको कोई कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पर एनसीए में खिलाड़ी को सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो फिट है, फिर वो आता है टीम में, फिर वो टीम के साथ फ्लाई नहीं करता, फिर वो वापस चला जाता है एनसीए, तब कोई बताने आता है? इतनी ट्रांसपेरेंसी तब तो नहीं होती। तो इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी की क्या जरूरत थी? पता नहीं क्यों थी, मगर ठीक है, अब ये जो है कर लिया गया है। खैर एक ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है। इसमें ये कि एजबेस्टन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय कौन कौन है। इस ग्राफिक्स में कुछ और चीज़ भी निकल कर आती है, वो मैं आपको मतलब साझा करना चाहता हूँ। चेतन शर्मा ने 10 लिए जी, प्रसन्ना ने 8 लिए, अश्विन ने 7 लिए, कपिल देव ने 7, ईशांत शर्मा ने 7, चंद्रशेखर ने 6, वेंकटेश प्रसाद ने 6 और जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट यहाँ पर लिए हैं। सर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, रविचंद्रन अश्विन ने भी एक मैच में यहाँ पर 7 विकेट लिए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे, जो हमने दूसरे ब्रॉडकास्ट में भी बात करी कि भाई क्यों ना कुलदीप को मौका दिया जाए, एक फुल टाइम स्पिनर जो है वो खिलाया जाए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये विकेट जो है वो स्पिनर को विकेट नहीं देगी, ठीक है, वो उस तरीके के स्पिनर ने भी जब यहाँ पर विकेट लिया हुआ है, एक मैच में 7 विकेट इंडियन स्पिनर ने, तो इस तरीके के इंडिकेशन जो है कि भाई आप अपनी 11 में कुछ बदलाव भी यहाँ पर कर सकते हो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। बाकी रिकॉर्ड बनेगा नहीं बनेगा वो तो अलग बात है, उसकी अभी परवाह ना जसप्रीत बुमराह को होगी ना टीम इंडिया को होगी। अभी तो ये है कि भाई सीरीज में किसी तरह ना उस एक्सट्रीम दबाव से बच जाओ जहाँ पर आप 0-2 से पीछे हो जाओ। प्लस ये कि भाई अगर आपने जसप्रीत, जो हम बात भी कर रहे थे, जो रवि शास्त्री ने भी पॉइंट उठाया कि अगर आपने जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर खिला लिया, अगर आप 0-2 से पीछे हो गए तो फिर आप करोगे क्या? फिर आपने तो कमिट कर चुके हो कि आप 3 टेस्ट मैच खिलाओगे, ठीक है, तो यहाँ फंस रहे हो आप, बिल्कुल फंस रहे हो। और आपने तो आर अश्विन का नाम लिया, मैं कह रहा हूं उससे पहले तो इरापली प्रसन्ना का नाम है, प्रसन्ना भी स्पिनर ही थे, बिल्कुल। इसके बाद आप भगवत चंद्रशेखर का नाम देख रहे हैं, वो भी स्पिनर ही थे। तो आप एक, ये लिस्ट है, हमने आपने एक लिस्ट निकाली, लिस्ट में मुझे 8 नाम दिखाई दे रहे हैं। 8 नाम में से 3 नाम ऐसे हैं जो स्पिनर्स के हैं, 3 में से 1 नाम ऐसा है जो दूसरे नंबर पर है, 1 नाम ऐसा है जो तीसरे नंबर पर है, और 1 नाम ऐसा है जो शायद 5वें या 6ठे नंबर पर है। तो ये तो पिच कहीं से कहीं नहीं रही कि आप स्पिनर को मत खिलाइए। आप अपने मन ही में बैठे हुए मान के कि नहीं हमको नहीं खिलाना, तो बात अलग है। वरना और अगर आपको शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना ही है तो फिर आपको बुमराह से 43 ओवर नहीं कराने चाहिए थे। आपने बुमराह से 43.4 ओवर जो कराए, ये वही बात हो गई कि आपने ऑस्ट्रेलिया में इतनी गेंदबाजी करा दी उनसे कि आखिरी इनिंग में वो गेंदबाजी नहीं कर पाए। बड़ी बचपन से कहावत सुनिए कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का ना पेट ही नहीं चीर देते हैं कि अब सारे अंडे एक साथ ही निकाल लो। वो रोज एक ही अंडा दे रही थी, लेकिन आपने पेट ही काट दिया, मर गई मुर्गी, खत्म हो गई कहानी। तो आप जसप्रीत बुमराह को अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप उनको 3 मैच खिलाएंगे, मुझे याद नहीं किस खिलाड़ी ने कहा था, लेकिन उसने कहा था कि भाई 3 मैच खिलाने के बजाय आप 5 मैच खिलाएं, सौरव गांगुली ने, और आप उनसे
43 ओवर कराने की बजाय अगर 22 ओवर करा लो। हाँ, आप चाहते हैं आप पूरे टेस्ट मैच में अगर आपने उनसे 30 ओवर या 32 ओवर या 34 ओवर कराए होते, तो वो जो 10-11 ओवर आपने कराए उनसे अतिरिक्त, और शार्दुल ठाकुर से आपने कितने ओवर कराए पहली पारी में? 6 ओवर। तो ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यही सब आप कप्तानी में अपनी सीखते हैं। कप्तानी कोई ऐसा नहीं है कुणाल, हम और आप जानते हैं कि जो भी 11 प्लेयर खेल रहा है उसमें से कोई भी कप्तान हो सकता है ना। टीम चुनी गई तो कोई भी कैप्टन हो सकता है। कैप्टेंसी अलग क्यों है? कैप्टेंसी अलग इसीलिए है कि वो दूरदर्शिता का काम है। आप परसों क्या होगा या अगले टेस्ट मैच में क्या होगा उसको आप अभी से प्लान करना शुरू कर दें। और इसीलिए अगर आप 43.3 ओवर उनसे फिकवाने की बजाय कम फिकवाते हैं, और अगर आपने शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को खिलाया है तो आप उनका इस्तेमाल करते, आपने नहीं किया। तो अब आपको ये मतलब अब कुलदीप यादव को लेकर जो आवाजें उठ रही हैं या जो लोग उनकी वकालत कर रहे हैं, उनको ये तर्क मिल गया है कि भैया अगर शार्दुल ठाकुर से 6 ही ओवर कराना तो इससे अच्छा खिला लो आप कुलदीप यादव। बिल्कुल जी। अब ये कई सवाल हैं और सवाल जो है लगातार उठते रहेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेशंस में क्या होगा वो भी आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि वहां से भी थोड़े बहुत हिंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। जब कुलदीप को लेकर मुझे याद है प्रैक्टिस सेशन से ही हिंट आया था, क्योंकि उनसे उतनी गेंदबाजी कराई नहीं जा रही थी, वो खुद भी नहीं कर रहे थे। सारा फोकस जो है वो पेसर्स पे था। समझ में आ रहा था कि उनको जो है 11 में शायद जगह नहीं मिलने वाली है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत के लिए टेस्ट सीरीज का आगाज अच्छा हुआ है, और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको एजबेस्टन का मैदान जो है वो रास आता है। पंत ने एक मैच में यहाँ पर 200 से ज्यादा रन ठोके हुए हैं, और एक शतक और अर्धशतक उनके नाम है। 2022 में जो मुकाबला हुआ था उसमें पंत ने ये कमाल किया था। हेडिंग्ले टेस्ट की दोनों पारियों में उन्होंने शतक लगाया ही है। अब यहाँ पर भी ऋषभ पंत पर जो है वो निगाहें ज़रूर रहेंगी कि वो कुछ कमाल जो है वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। मगर घुमा फिरा के सर वो बात वही है कि अब ना फिर अभी आपने वही चीज़ छोड़ी कि निगाहें जो हैं वो विराट कोहली पर रहेंगी। अब वो निगाहें ऋषभ पंत पर ही रहेंगी। पहले टेस्ट में भी उसने बनाए, यहाँ पर भी आ जाए तो वही बनाए क्योंकि उसने पहले बनाए हुए हैं। तो फिर बाकी लोग क्या करने आए हैं, बाकी टीम क्या करने आई है फिर उस तरीके से? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी करुण नायर को। बिल्कुल, अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उन खिलाड़ियों को जिन्होंने पहली पारी में रन्स नहीं बनाए हैं। अब जब आप ऐसी लिस्ट लेने निकलेंगे तो आप अपना सर पीट लेंगे कि सबने रन बनाए हैं। भाई यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया है, शुभमन गिल ने शतक लगाया है, केएल राहुल ने शतक लगाया है, ऋषभ पंत ने शतक लगाया है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज को, किसी भी चीज को ना घुमाने जैसा हो गया। आपको क्या जरूरत है? आपके अगर 5 खिलाड़ी 5 शतक अगर आपकी टीम से लग रहे हैं तो आप इस जिम्मेदारी को समझिए ना कि सब बनाएंगे रन, इसमें मिलजुल। और बिल्कुल ऋषभ पंत का जेस्चर सोचिए, गावस्कर ने दूसरे शतक के बाद उनको इशारा किया कि वो दिखाओ ना जरा समरसॉल्ट मार के, तो उन्होंने कहा नहीं अगली बार। तो मतलब अभी ऋषभ कॉन्फिडेंस है। हाँ, वो कॉन्फिडेंस है। और एक चीज और, पूरा आईपीएल सीजन कितना खराब बीता है ऋषभ पंत का। हम लोग लगातार बात करते रहे 27 करोड़ 27 करोड़ 27 करोड़ 27 करोड़ रुपए उनको मिले थे। रन्स जाके बने आखिरी मैच में। बिल्कुल। और हर बार जब 27 करोड़ की बात हुई, हर बार जब उनकी परफॉर्मेंस की बात हुई, तब यह सबने कहा कि नहीं वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड प्लेयर है, वो ऐसा प्लेयर है जो अपने दम पर बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि वो फिर से शतक बना देंगे। लेकिन हाँ, फिर अगर आप इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि ऋषभ पंत ने पहले बनाया था तो फिर वही बनाए, तो फिर वही वाली बात है कि क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है क्या ऋषभ पंत ने कि इंग्लैंड टूर पे मैं जाऊंगा तो मैं ही शतक बनाऊंगा, चाहे फिर मैं हार जाऊं या जीत जाऊं। कितना बुरा लगा होगा ऋषभ पंत को। बिल्कुल, अनचाही लिस्ट में शामिल हो गए। टीम को तो जो बुरा लगा वो लगा ही होगा। ऋषभ पंत जो भी एक खिलाड़ी अपने करियर में एक बहुत बुरे फेज से निकल के आया हो और इंग्लैंड जैसी जाकर मुश्किल कंडीशंस में बैक टू बैक एक टेस्ट मैच में सेंचुरी कर रहा हो, जो काम भारत में किसी ने नहीं किया, इंग्लैंड में जाके बड़े बड़े बल्लेबाजों ने नहीं किया, वो काम वो करके आया हो, और उसके हाथ क्या आया? हार। तो ये इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए, वनस्पत इसके कि इसने रन बनाए हैं तो ये बनाएगा, या इसने 5 विकेट लिए थे तो यही 5 विकेट फिर से लेगा। बिल्कुल जी, यही 5 विकेट हॉल दोबारा से लेगा। चलिए कोई नहीं, अगर ऋषभ पंत का बल्ला बोलता है तो भाई इंग्लैंड की टीम में भी कुछ खिलाड़ी हैं, उनका बल्ला भी एजबेस्टन में बोलता है, और उनमें सबसे प्रमुख नाम या लिस्ट में सबसे ऊपर नाम एजबेस्टन में जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं, जो रूट के नाम वहां पर सबसे ज्यादा रन है। 9 टेस्ट की 16 पारियों में 920 रन उन्होंने बनाए हुए, कुछ 70 की औसत से, और 3 शतक और 5 अर्धशतक उनके नाम है। हेडिंग्ले टेस्ट में अभी पूरी तरह रंग में जो रूट नहीं आए थे, 28 उन्होंने पहली पारी में बनाए थे, दूसरी पारी में नाबाद 53 रन बनाए थे, वो भी एक बड़ी पारी के लिए ड्यू है, क्योंकि जो रूट मतलब वो फैब 4 का हिस्सा, आप तो चलो फैब 4 नहीं कहोगे आप क्योंकि विराट कोहली नहीं है, वो रिटायर हो गए, मगर वो उन खिलाड़ियों में से हैं जो एक सीरीज को आए करते हैं और उसमें फिर ये सोचते हैं कि कम से कम मैं 3 शतक 4 शतक बना के रहूँगा। तो सर ये भी एक चीज़ है कि भाई
दूसरों के हाथ में भी बल्ला और उन्होंने उस बल्ले से कमाल करके दिखाया, और अभी तो जो रूट का बल्ला उस तरीके से बोला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो रूट ने दूसरी इनिंग में जिस तरह से बल्लेबाजी की कुणाल, 371 रन जी, मतलब ठीक है, अगर आप बहुत कंजर्वेटिव सोचते हैं तो आप ये कह सकते थे कि हाँ हो सकता है इंग्लैंड का भी चांस हो, लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि भैया कैसे, हाँ। तो आप कहते हैं कि नहीं 60-40 है, 70-30 है, थोड़ा सा मॉडरेट रह के आप चलते। पहला विकेट गिरता है 188 रन पे। तो पहला काम जो आप 371 रन किसी भी मैच की चौथी पारी में अगर चेस कर रहे हैं, तो जो पहली जरूरत होती है वो होती है एक अच्छा स्टार्ट। 188 रन तो बन गए, लेकिन क्या 188 रन बना के आप जीत सकते थे? नहीं, क्योंकि इससे पहले जिस टेस्ट सीरीज का आप जिक्र कर रहे थे वहां पर भी ऐसे ही कुछ लक्ष्य था जहां 100 रन तक कोई विकेट नहीं गिरे थे। लेकिन 100 रन पर जब इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा तो फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा ने मिलकर पूरी टीम को खोल दिया था। यहां जो रूट ने जो काम किया वो यही किया कि वो जो शार्दुल ठाकुर ने बीच में विकेटें ली, या प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिली, या रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स को आउट किया, वहां पर जो रूट ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आउट हो रहे, हम लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं, 100-120 रन और रह गए, मुझे ना सिर्फ अपने आप से रन बनाने हैं बल्कि अपने सामने वाले खिलाड़ी से भी रन बनवाने हैं। तो एक मैच्योर बल्लेबाज, या जो आपने कहा कि फैब 4 का हिस्सा थे, वो फैब 4 ही नहीं रहा, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो फैब 4 का हिस्सा इसीलिए तो थे ना कि टेस्ट क्रिकेट की जो बुनियादी चीजें होती हैं वो उन्होंने निभाई। तो मुझे लगता है कि शायद अगर पिछले टेस्ट मैच में यानी लीड्स टेस्ट मैच में उनके नाम पर एक शतक होता, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल, तो शायद वो उतना खुश नहीं होते जितना 371 रन चेस करने में, जहां उनकी सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है, लेकिन वो बल्लेबाजी के केंद्र में है। वो जैक क्रॉली या बेन डकेट की तरह अच्छी शुरुआत देकर आउट होकर नहीं गए, वो फिनिश करके गए। तो जितना जरूरी रोल बेन डकेट या जैक क्रॉली का था, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल जो रूट का भी था। मैं ऐसे देखता हूं इसको। बिल्कुल जी, और जो रूट से भी रन ड्यू हैं, अब दोनों टीमों की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल पुख्ता रहेंगी। कौन रन बनाएगा नहीं बनाएगा ये बात की बात है, मगर जितने भी आंकड़े होते हैं, जो भी ट्रेंड कह रहा होता है, वो सब चीज़ें हमें आपको बताना ज़रूरी है, ये हमारा फर्ज है। टीम के साथ बहुत से लोग चलते हैं जिनको इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। बिल्कुल जी, एनालिटिक्स, जिसे एनालिटिक्स बोलते हैं, उनको इन्हीं चीज़ों के पैसे मिलते हैं और काफ़ी एनालाइज वो करते हैं। खैर उसका क्या नतीजा हो रहा है वो अब टेस्ट क्रिकेट में तो नज़र नहीं आ रहा। चलिए जी, कुछ नियम है जो बदल रहे हैं। जब टेस्ट मैच शुरू हो रहा है टीम इंडिया का, उसी के साथ जो है कुछ नियम बदल रहे हैं। इन नियमों के कुछ मोटे मोटे 6 नियम है या 7 नियम है। जो मोटे मोटे नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में लाया गया स्टॉप क्लॉक नियम। अब ये पहला नियम ये है कि भाई, जैसे अब लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में होता है कि एक गेंदबाज ने अपना गेंद ओवर खत्म किया, विद इन 1 मिनट दूसरे गेंदबाज को जो है अपना ओवर शुरू कर देना है, सो डैट जितने स्लॉटेड ओवर्स है 80-90 ओवर जो भी हम डालते हैं वो पूरे हो सके। अब कोविड के टाइम में एक रूल आया था कि अगर गेंद पे लार लग गई तो गेंद बदल दी जाती थी। इसको गेंदबाज क्या करते थे, जानबूझ के कर देते थे कि लार लग गई गलती से तो गेंद बदल दी जाती थी। अब आ गया कि लार लगाने पर भी गेंद को नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अब वो जो है गेंद आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अब आप उससे वो चालाकियां नहीं कर सकते। नो बॉल पर हुए कैच की जांच होगी। अब नो बॉल पर कई बार कैच हो जाता है। अब उस कैच में क्या होता है कि भाई थर्ड अंपायर चेक करता है, अगर तो वो कैच मतलब नो बॉल है तो वो सीधी सीधी बात है भाई आप दोबारा से डालो, 1 रन मिल गया। अब इसमें थोड़ा सा पेच ये लगाया गया है कि भाई अब वो नो बॉल की जांच होगी और साथ में जो बल्लेबाज ने जो रन भाग के ले लिए वो भी ऐड होंगे। वो सिर्फ 1 रन नहीं नो बॉल का ऐड होगा और दोबारा से तुम्हें गेंद फेंकनी पड़ेगी, वो नहीं। वो यहां पर ये कि वो जो भाग के रन ले लिए वो भी ऐड होंगे जो पहले नहीं होते थे। शॉर्ट रन लेने पर जुर्माना लगेगा और स्ट्राइक बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी वो अब फील्डिंग टीम तय करेगी। ये नहीं कि भाई आपने शॉर्ट रन ले लिया, अब मैच कहीं फंसा हुआ है और आपने जो आपका प्रॉपर बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पर आ गया, नहीं। फिर वो ये फील्डिंग टीम तय करेगी कि स्ट्राइक पर कौन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है ना इसमें, इस पूरे इन सब चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कैच के फर्जी दावे पर नो बॉल का प्रावधान किया गया है। जो आप कई बार फील्डर कैच ले लेता है, उसको खुद श्योर नहीं होता मगर वो बड़ा इंसिस्ट करता है कि भाई जी कैच है, अब उस पर नो बॉल का प्रावधान कर दिया। अगर आपने ऐसा किया तो नो बॉल करार दे दी जाएगी। अब आप बार बार ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने बार बार ये किया तो नो बॉल होगी, अगली बॉल पे छक्का है, फ्री हिट है। मतलब लिमिटेड ओवर्स में तो यही है ना, और कहीं बार मैच फंसा हो तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये चालाकियां कोई ना करे, उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए चीजें की गई हैं मुझे लगता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है थोड़ी और पारदर्शिता बढ़े, मतलब थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी बढ़े, कैसे आप खेल को और बेहतर कर सकें, कैसे जो छोटे छोटे नियम हैं। अब जैसे शॉर्ट रन लेने का ही नियम है, अब उसमें भाई 2 चीजें होती हैं।
एक तो मुझसे गलती से हो गया हाँ। कि मैं दौड़ा और मुझे कॉल आपने दी और मैंने रन कंप्लीट नहीं किया और दूसरे रन के लिए मैं दौड़ गया। दूसरा मेरी मंशा भी यही थी। तो कोशिश यही की गई है कि जब मंशा के साथ किया गया है, अगर जानबूझकर किया गया है तो फिर वो उसकी सजा मिले। मतलब फिर दूसरी टीम को बता दिया जाए कि भाई ये सिर्फ साइड इसलिए चेंज कर रहे हैं तो कि मैं तो जी टेल एंडर हूं और ये एस्टैब्लिश बैट्समैन है, इनको साइड चेंज करनी थी। अब आप कह देंगे नहीं नहीं हमको नहीं करानी, यही करेगा। तो कुल मिलाजुलाकर इस खेल में थोड़ा सा और पारदर्शिता आए, थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी आए, थोड़ा सा और मजा आए, यही सारी चीजें बीच बीच में करते रहते हैं। आप जानते हैं जो संस्थाएं हैं जो चलाती हैं क्रिकेट को, वो इस तरह के प्रयोग भी कह लें, इसमें से कुछ चीजें बाद में हटा भी दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं चल रही बात तो स्क्रैप भी कर दिए जाते हैं। अब देखते हैं, सबके 7-8 नियम बदले हैं, 7-8 नियम है, कितने इसमें से कैरी ऑन होते हैं ये भी दिलचस्प होगा देखना। बिल्कुल जी, नियमों के साथ जो है क्रिकेट खेला जाएगा और इन नियमों का क्या असर होगा मैदान पर वो आपको दिखेगा भी, नहीं तो बताने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम आपको अपने शॉर्ट्स, वीडियोस और लाइव्स के जरिए सब कुछ बताते रहेंगे। आप बस काम इतना सा करिए कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।